नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जहां राजधानी लखनऊ में 3 जून को तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित होने जा रही है, जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों की समीक्षा के लिए बीती शाम अपने सरकारी आवास पर बैठक की है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होने जा रहे इस कार्यक्रम में 80,000 रुपए करोड़ के निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने के लिए उनका शिलान्यास किया जाएगा। वहीं इस आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। सीएम योगी ने समीक्षा बैठक में तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से जुड़े सभी कार्यक्रमों की पूरी तैयारी समय से करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभाग और अधिकारी अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई व लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। 3 जून को होने वाली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में क्या क्या खास होने वाला है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए दरअसल आपको बताते हैं। तो यूपी में मिल रही योजनाओं को नई उड़ान। 3 जून को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में आपको बताएं कि चर्चा होगी। माइक्रोसॉफ्ट की मिर्जापुर में डालमिया ग्रुप के 600 करोड़ के सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, इस पर बात की जाएगी। हमीरपुर में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का डिटर्जेंट को लेकर अहम चर्चा। नोएडा में प्रस्तावित अडानी समूह की 4,900 करोड़ के आपको बताएं कि इन तमाम मसलों को लेकर खास चर्चा इनमें की जाएगी। तो करोड़ों की सौगात, कई बड़ी कंपनियों के सीईओ कार्यक्रम में शामिल होंगे। नोएडा में प्रस्तावित अडानी समूह की 4,900 करोड़ और हिरनंदानी समूह के 9,100 करोड़ के निवेश वाले 2 डेटा सेंटर। इसके अलावा मिर्जापुर में डालमिया ग्रुप के 600 करोड़ की सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, हमीरपुर में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। जहां तो इन तमाम मसलों पर अहम फैसला इस खास बैठक में, इस खास सेरेमनी में लिया जाएगा, जिसके लिए सीएम योगी सख्त निर्देश तमाम अधिकारियों को दे चुके हैं। इस पर खास जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नितिन अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए। नितिन, खास बैठक होने वाली है, ब्रेकिंग सेरेमनी में कई अहम फैसले प्रदेशवासियों के लिए जाएंगे, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा लता जी, मुख्य सचिव ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3 की तैयारियां पूरी कर ली है और कल यह बैठक होगी। आपको बताना चाहूंगा कि प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने आगामी 3 जून को इंदिरा प्रतिष्ठान में आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की चल रही तैयारियों पर गहन समीक्षा की है और कल इस पर कहीं न कहीं बैठक होगी। उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल रात में भी निरीक्षण किया था, वहां जाकर देखा था कि किसी चीजों की कमी न होने पाए। और आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने लामा टीनियर ग्राउंड में बनाए गए हेलीपैड से लेकर इंदिरा प्रतिष्ठान तक रूट का स्थलीय निरीक्षण भी किया है। इस दौरान प्रकाश में आई बारीक कमियों को तत्काल दुरुस्त कराने के निर्देश भी जारी किए। वहीं मुख्य सचिव ने इस पर बताया है कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3 की तैयारियों में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए और शेष कार्यों को तत्काल पूर्ण कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में ख्याति प्राप्त औद्योगिक घरानों के उद्योगपति बड़ी संख्या में हिस्सा लेंगे, इसलिए आयोजन स्थल सहित पूरे लखनऊ में साफ सफाई की बेहतर से बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि एयरपोर्ट से आयोजन स्थल तक अतिथियों पहुंचने के में कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। साथ ही आम नागरिकों की सुगम यातायात का व्यवस्था भी देखी जा रही है। इस अवसर पर कई लोग मौजूद होंगे। आपको बताना चाहूंगा कि विकास आयुक्त श्री अरविंद कुमार, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी सहित कई ऐसे लोग, अधिकारी, प्रशासन के लोग मौजूद होंगे। और सबसे अहम बात है कि कल की जो बैठक होगी उनमें उद्योगपतियों का आना जाना रहेगा और क्या खास हो सकता है ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल नितिन, उद्योगपतियों का आना जाना होगा, खास अलग अलग सेक्टर पर चर्चाएं की जाएंगी और प्रदेश वासियों के लिए किस तरीके से बेहतर अवसर तलाशे जाएं, इस पर मंथन होगा। तो अगर इस खास बैठक की बात की जाए तो किस लिहाज से ये प्रदेश वासियों के लिए फायदेमंद होगी?
बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा लता जी की रोजगार बेरोजगारी जो मुद्दा बना हुआ था, विपक्ष उठा रहा था, उसको कहीं ना कहीं कम करने के लिए उद्योगपति यहाँ पर आएंगे और अपनी अपनी कंपनियों को जो जिन कंपनियों में वो शेयर लगा सकते हैं, जो पैसा लगा सकते हैं, उनमें कहीं चर्चा की जाएगी, उनमें वैकेंसी निकलेंगी और जो यूपी के नौजवान बेरोजगार घूम रहे थे उनको कहीं ना कहीं इनमें लाभ मिलेगा, नौकरी मिलेगी, जॉब मिलेगी। तो ये कहा जा सकता है लगातार जो कमियां दिख रही थी बेरोजगारी को लेकर उसको दूर करने के लिए बैठक बुलाई गई है। उद्योगपतियों के द्वारा यह बैठक निर्धारित की जाएगी और सभी लोग हिस्सा लेंगे और क्या खास रहेगा ये देखने में कल देखने को मिलेगा, क्योंकि सीएम योगी के अलावा कई ऐसे महत्वपूर्ण लोग आएंगे जो नए चेहरे के रूप में दिखेंगे यूपी लखनऊ में। तो कहीं ना कहीं पूरी तैयारियां कंप्लीट कर ली गई है और कल देखने लायक होगा कि क्या दृश्य है। जी चलिए, बिल्कुल वाकई अभी देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ खास बैठक से प्रदेश वासियों ने निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया आपका नितिन, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज अपने मंत्रियों और विधायकों के साथ बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार के फिल्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान देखेंगे। आज लोक भवन में इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग दिन में करीब 11:30 बजे से की जाएगी और जानकारी के अनुसार फिल्म देखने के बाद योगी सरकार उसे टैक्स फ्री भी कर सकती है। सम्राट पृथ्वीराज ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बनी एक एक्शन ड्रामा फिल्म है और रिलीज होने से पहले ही ये फिल्म काफी चर्चा में है। इस फिल्म में पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के बीच हुए युद्ध को प्रमुखता से दर्शाया गया है। फिल्म के निर्माताओं ने बुधवार को एक प्रेस रिलीज जारी कर बताया, एक्टर अक्षय कुमार के साथ फिल्म के निर्देशक जय प्रकाश द्विवेदी और एक्ट्रेस मनुषी चिल्लर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ सम्राट पृथ्वीराज फिल्म के विशेष स्क्रीनिंग में शामिल रहेंगे। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद राजस्थान में देश भर के चुनिंदा नेताओं के साथ चिंतन मनन कर चुकी कांग्रेस का अगला पड़ाव उत्तर प्रदेश है। यहां 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय चिंतन शिविर बुधवार से शुरू हो चुका है। इसमें राष्ट्रीय महासचिव व प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा विधानसभा चुनाव में करारी हार की समीक्षा के साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी को मजबूत करने पर मंथन कर रही हैं। विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद प्रियंका पहली बार प्रदेश मुख्यालय पहुंची हैं। लखनऊ में आयोजित इस 2 दिवसीय चिंतन शिविर में प्रियंका प्रदेश पदाधिकारियों के साथ भविष्य की राजनीतियों पर चर्चा करेंगी। इस चिंतन शिविर का जो आज आखिरी दिन है, अब देखना यह होगा कि कांग्रेस की ओर से आयोजित की जा रही चिंतन शिविर का पार्टी पर क्या असर पड़ता है। और इस पर खास जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता नीरज श्रीवास्तव जुड़ गए। जी नीरज, आज खास चिंतन शिविर प्रियंका गांधी लखनऊ में करने वाली हैं, क्या कुछ खास जानकारी इसको लेकर? ये हम आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश की प्रभारी कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 2 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आई हुई है जी। इन 2 दिवसीय दौरे के दौरान वो अपने कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं के साथ चिंतन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 2 दिवसीय चिंतन शिविर चल रहा है। कल एक बड़ा बयान आया, प्रियंका गांधी वाड्रा का बहुत बड़ा बयान आया कि हारूंगी नहीं, लड़ूंगी, तब तक लड़ूंगी जब तक जीतूंगी नहीं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा संदेश उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को दिया है चिंतन शिविर। बिल्कुल, लेकिन नीरज, कार्यकर्ताओं को संदेश देने का असर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि
अलग अलग राज्यों की बात करें तो कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़कर तमाम जो कांग्रेसी नेता है वो अलग पार्टी में जा रहे हैं। राजस्थान की खासतौर पर बात करें तो वहां पर विधायकों को छुपाया जा रहा है। तो ये चिंतन शिविर का कोई फायदा कांग्रेस पार्टी को अलग दिखाई नहीं पड़ रहा ज्यादा। जी हम आपको बताना चाहेंगे कि इसी कांग्रेस की रणनीति के अंतर्गत अभी बसपा से बड़े ब्राह्मण चेहरा रकुल दुबे को कांग्रेस ज्वाइन कराई गई है। उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि अगले प्रदेश अध्यक्ष भी वो हो सकते हैं। सूत्रों द्वारा जानकारी मिली है। आपको बताना चाहेंगे कि विधानसभा के चुनाव के हार के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा का ये पहला उत्तर प्रदेश दौरा है। ये पहली बार आई हैं और अपने कार्यकर्ताओं को एक बड़ा मंत्र दे रही है। कल से लगातार चिंतन शिविर का आयोजन हुआ है, लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, लोगों से मिलने का दौर जारी है, लोगों से मेल मिलाप। चलिए बिल्कुल, आने वाले वक्त में देखने वाली बात होगी कि जो चिंतन शिविर लगातार कांग्रेस अलग अलग जगह पर करे से कितना फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलता है। बहुत शुक्रिया आपका नीरज, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। मुरादाबाद सहारनपुर रेलखंड में बुंदकी और नगीना स्टेशनों के बीच पुलों पर काम होने के कारण रेलवे ने 10 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। रद्द की गई ट्रेनों में नौचंदी एक्सप्रेस भी शामिल है, जो जून के पहले सप्ताह में 4 दिन नहीं चलेगी। मुरादाबाद सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन भी 2 दिनों तक रद्द की गई है। गर्मियों की छुट्टियों में सीजन के दौरान महत्वपूर्ण ट्रेनें रद्द होने से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार सहारनपुर मुरादाबाद रेलखंड में बिजनौर जनपद के बुंदकी और नगीना स्टेशनों के बीच रेलवे के 4 पुलों पर पावर और ब्लॉक लेकर विकास कार्य किए जाएंगे। इसी कारण 1 से 6 जून तक 10 ट्रेनों को रद्द किया गया है। इन ट्रेनों में नौचंदी एक्सप्रेस भी शामिल है। प्रयागराज से चलकर सहारनपुर आने वाली नौचंदी एक्सप्रेस 2 और 6 जून को रद्द रहेगी। वहीं डाउन में सहारनपुर से चलकर प्रयागराज जाने वाली नौचंदी एक्सप्रेस 1 जून और 5 जून को नहीं चलेगी। प्रदेश में अपराध को रोकने के लिए पुलिस काफी एक्टिव नजर आ रही है। वहीं बीती रात लोनी पुलिस ने चेकिंग के दौरान अगरौला कट रोड पर थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस ने जब स्विफ्ट कार सवार एक बदमाश को चेकिंग के दौरान रोका, तब बदमाश तेज गति से कार को आगे आपको बताया कि कोचिंग सेंटर की तरफ मोड़कर पुलिस पर फायर करते हुए भागने लगा, जिस पर थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम की ओर से अपने साहस का परिचय देते हुए बदमाश की घेराबंदी की गई। वहीं पुलिस की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई में बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया और मौके का फायदा उठाते हुए 2 बदमाश हालांकि फरार हो गए। वहीं पूछताछ में पकड़े गए बदमाश ने अपना नाम सुमित उर्फ भोला बताया है। वहीं घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराकर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं बिजनौर थाना में पुलिस कर्मियों द्वारा युवक सुभाष रावत की पिटाई का मामला सामने आया है, जिसके बाद मामले में आरोपित 2 सिपाही स्वर्ण सिंह और अरविंद चौधरी पर कार्रवाई करते हुए दोनों को निलंबित किया गया है। पिटाई प्रकरण में शामिल थाना पुलिस टीम के खिलाफ जांच भी शुरू हो गई है। वहीं डीसीपी सेंट्रल अपर्णा रजत कौशिक ने एसीपी कृष्णानगर को जांच सौंपी थी। जांच में पुलिस कर्मियों के दोषी पाए जाने पर डीसीपी ने कार्रवाई की है और पीड़ित और पुलिस कर्मियों के बयान दर्ज किए गए हैं।
वहीं बुलंदशहर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बीते दिन डिबाई कोतवाली क्षेत्र से अगवा किए गए बच्चे को पुलिस ने 12 घंटे के अंदर ढूंढ निकाला है। जानकारी के अनुसार बाइक सवार 2 बदमाशों ने डिबाई कोतवाली क्षेत्र से अस्पताल के सामने खेलते समय बच्चे का अपहरण कर लिया था। वहीं पुलिस ने महज 12 घंटे में अपहरण बच्चे को बरामद कर लिया है। वहीं पुलिस के मुताबिक बच्चे को 5 लाख रुपए की फिरौती के लिए अगवा किया गया था। वहीं आईजी मेरठ रेंज ने बच्चे की सकुशल बरामदगी के लिए पुलिस टीम को 50,000 रुपए इनाम देने की भी घोषणा की है। जिसको सकुशल पुलिस ने बरामद किया, क्या पूरा मामला था और किसके पीछे क्या वजह निकल गई? ये कल दिन में थाना डिबई पे सूचना मिली थी कि एक बच्चा जो कि अपने साथियों के साथ एक सीएचसी पे खेल रहा था, वहाँ से 2 मोटरसाइकिल सवार उसे उठाकर लेके चले गए थे। इस सूचना पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत करते हुए थाना डिबई और एसओजी की टीम को लगाया गया था, जिन्होंने 12 घंटे के भीतर बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है। साथ ही साथ इसमें 4 लोग जो कि इस अपहरण में शामिल थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई कि जो मुख्य इसमें योजनाकर्ता था वह बच्चे के पिताजी के साथ केरला में पिछले 10 वर्षों से काम कर रहा था और इनके बीच पैसों का कुछ विवाद था। उस पैसे के लेन देन की पूर्ति के लिए और अपने लालच के लिए इसने ये प्लान बनाया और इनका ये उद्देश्य था कि अपहरण करके ये 5 लाख की फिरौती लेंगे। बट हमारी टीमों ने अपनी सक्रियता दिखाते हुए उससे पहले ही बच्चे को बरामद कर लिया और इन सभी को गिरफ्तार कर लिया। इसमें कुछ अन्य लोग भी हैं जो कि इस अपहरण में शामिल हैं, जिनके लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं। उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और उन पे मेरे द्वारा इनाम घोषित कर दिया गया है। और इस पूरी घटना के अनावरण के लिए, शीघ्र अनावरण के लिए आईजी रेंज महोदय द्वारा इस पूरी टीम को 50,000 रुपये के इनाम से नवाजा गया है। सर, कहाँ से बच्चा बरामद हुआ? बच्चे की बरामदगी अपहरणकर्ताओं के पास से हुई है। जो एग्जैक्ट डिटेल्स है वो प्रेस नोट में आपसे शेयर किए जा रहे हैं। आईजी रेंज साहब द्वारा 50,000 रुपये का इनाम किया। इनमें से एक अपराधी है बुड्ढन करके, जिसका नाम है। ये पहले भी एक अपहरण का केस, हालांकि वो 363 का केस था, एक लड़की के अपहरण का केस था, उसमें नामजद रहा है। और भी अन्य मुकदमे हैं इसके ऊपर। अब तक 4 मुकदमे इसके नोन केसेस मालूम चले हैं। इसके अलावा भी इन सभी का जो आपराधिक इतिहास है वो हम लोग आसपास के जनपदों से भी मालूम कर रहे हैं। कितने आरोपी फरार चल रहे हैं? 2 अभी इसमें ऐसे लोग हैं जिसमें एक महिला भी शामिल है, वो और जी बिल्कुल। इनका ये प्लान था कि ये 5 लाख रुपए की फिरौती मांगेंगे। प्रदेश में जुर्म को रूप देने वाले लोगों का पटियाला पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। कासगंज जनपद में बड़े पैमाने पर चल रही अवैध असला फैक्ट्री पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है। वहीं मौके से पुलिस ने 2 शस्त्र फैक्ट्री संचालकों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा 10 बने हुए तमंचे के अलावा अध बने असला और उपकरण बरामद किए हैं। आपको बता दें कि पटियाला थाना क्षेत्र का गांव भरगैन अवैध असला बनने का मुख्य केंद्र है। यहां पर बड़े पैमाने पर अवैध असला तैयार कर उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में सप्लाई किए जाते हैं। इसकी जानकारी मिलने पर एसपी रोहन प्रमोद बोते ने पटियाली पुलिस और एसओजी को अवैध असला फैक्ट्री पर छापा मारने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ 10 तमंचे, 6 जिंदा व 2 खोखा कारतूस, भारी मात्रा में बने अधबने तमंचे सहित तमंचे बनाने के उपकरण को बरामद किया गया है। थाना क्षेत्र पटियाली में भरगैन क्षेत्र में एक अवैध तमंचों की फैक्ट्री चलने की सूचना एसओजी टीम को मुखबिर द्वारा प्राप्त हुई थी। सूचना पर विश्वास करते हुए एसओजी टीम और थाना पुलिस की संयुक्त टीमों का गठन करके वहां पर दबिश के लिए भेजा गया था। उस जगह से 2 व्यक्ति, एक का नाम मुशीर अहमद पुत्र अली मोहम्मद और दूसरा आनंद पुत्र पन्नालाल, इन दोनों को गिरफ्तार किया है। इन्हीं का वो मकान था जिसमें ये कार्य जो है वो चल रहा था। इसमें 10 जो है वो तमंचे 315 बोर के, 5 जिंदा कारतूस, 1 जिंदा कारतूस 32 बोर का, अन्य कुछ ऐसे औजार मिले जो फैक्ट्री में अवैध तमंचों के इस्तेमाल होते हैं। सर, इनकी सप्लाई कहाँ होती थी, वो कितने रुपए? देखिए, सप्लाई इनकी अलग अलग क्षेत्रों में होती है। कासगंज में भी करते हैं, फिर मैनपुरी, अलीगढ़, इन सारी क्षेत्रों में ये लोग सप्लाई करते हैं।
और इनके और कुछ साथी हैं, उनके बारे में पूछताछ की जा रही है और उनको भी जल्द जो है कहाँ सर बेचते थे? थाना क्षेत्र। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।